हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर प्लेटफॉर्म पे। मैं इंजीनियर हेमराज चौधरी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं इस नई क्लास में। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और ये भी आशा करता हूं कि आपने जो अपनी लास्ट क्लास थी साइंस की वो देखी होगी और अच्छी लगी होगी। आज के इस नए टॉपिक के अंदर अपन कुछ फिजिक्स के जो टर्म्स थे सदिश और लास्ट क्लास में अपन सदिश और अदिश राशियां पढ़ी थी, तो उसके अंतर्गत कुछ टर्म्स आ रहे थे। उसका धीरे धीरे टर्म्स का अपन अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि इस टर्म्स के बारे में क्या है, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो धीरे धीरे करके अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब देखो, कल जो अपने बात की थी, एक बात आई थी सदिश अदिश राशियों में, एक बात आई थी दूरी की और एक टर्म्स था विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। अब देखो, मात्रक के अंदर बात करें तो दूरी का भी मात्रक आपने देखा होगा मीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है, और विस्थापन का भी मीटर में लिया जाता है। लेकिन क्या इन दोनों के अंदर फिर मात्रक से अहमियत, क्या दोनों टर्म्स एक जैसे है क्या? नहीं, क्योंकि अगर दोनों टर्म्स एक ही जैसे होते हैं तो फिर नए नए टर्म्स देने की जरूरत क्या पड़ती है। तो अपन बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे। दूरी क्या होती है, मतलब डिस्टेंस क्या होती है, विस्थापन है ना, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या मेन डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। अब देखो, इस डिफरेंस को मैं लिखा रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा देखो फिजिक्स के अंदर एक अपन क्वेश्चन करेंगे या फिर न्यूमेरिकल करेंगे या फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, तब आसानी से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दूरी की। बेसिक होती क्या है दूरी? तो सीधी सी बात हो, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी होती है। तो सर विस्थापन क्या होता है? वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मेन डिफरेंस यही आता है, विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी है, वो हमेशा विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में हो गया कि कण द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है, और दो बिंदुओं के बीच की, सिंपल सी भाषा में वो विस्थापन, और सिंपल में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन। अब दूसरा और डिफरेंस क्या है सर? तो कल ही पढ़ा था, दूरी हमेशा कैसी राशि होती? अदिश राशि। कैसी राशि थी? अदिश राशि। और जो विस्थापन था वो कैसी राशि थी? सदिश राशि। कैसे राशि थी? सदिश राशि। अब अदिश और सदिश राशि क्या होती? कल अपन ने पढ़ा था। तीसरी बात, एक दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। और जो विस्थापन होता है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब सर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कैसे हो सकता है वो अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे। चौथा जो मेन और डिफरेंस होता है कि दूरी जो होती है वो पथ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पथ पर निर्भर करती है। लेकिन जो विस्थापन होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। अब देखो, ये तो मेनली डिफरेंस की बातें की, लेकिन इसी चारों पॉइंट को अपने एक एग्जांपल से समझेंगे तब आराम से समझ में आएगा पथ पर कैसे निर्भर कर रही है, कैसे शून्य हो सकती है, कैसे धनात्मक हो सकती है। तो मेन डिफरेंस क्या देखोगे कि दूरी होती है वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई कहलाती है। विस्थापन सिंपल सी भाषा में बात करूं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दूरी हमेशा अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। और दूरी है वो पथ पर निर्भर करती है, लेकिन जो विस्थापन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन में। इन्हीं चारों पॉइंटों को मैं एग्जांपल वाइज समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, इसको डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं होती है, आप एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं तो वैसे समझ में आ जाएगा। और कंसेप्ट में मैंने पहली भी क्लास में यही बोला था कि जब फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर कैसे? मान लो एक ये ए पॉइंट है और दूसरा है बी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए तीन रास्ते हैं।
ए पॉइंट से बी बिंदु या ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए 3 रास्ते, 3 पथ दिख रहा। पथ का मतलब ये रास्ता, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब सर तीनों पथ, मैंने एक लास्ट अंतर बताया था, दूरी जो होती है पथ पर निर्भर करती है। मतलब दूरी फर्स्ट वाली भी पथ वाली हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, लेकिन थर्ड भी हो सकती है। तो सर इन तीनों में से दूरियां तो तीनों भी हो सकती है, पथ पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन मैंने कहा था पथ पर निर्भर नहीं करता। अब सर इसमें से विस्थापन कौन सा होगा? तो विस्थापन का मतलब सिंपल सी भाषा में समझ लो, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? विस्थापन। अब 3 पथ दिख रहे, उनमें से आपको दिख रहा है कि न्यूनतम संभव दूरी कौन सी दिख रही? तो सेकंड पथ दिख रहा है आपको, सबसे न्यूनतम संभव दूरी कौन सा दिख रहा है? सेकंड। इसका मतलब दूसरा जो पथ है वो क्या, कौन सा है? विस्थापन। तो सिंपल से आगे पथ का मतलब वो समझ में आ गया कि भाई दूरी पथ पर निर्भर कर रही है, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। और विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं कि दूरी और विस्थापन में और कैसे डिफरेंस अपन पता लगा सकते हैं। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, बिंदु है ए, और ये दूसरा अगला बिंदु है बी, और फिर आगे तीसरा बिंदु है सी। कोई वस्तु है या कोई कण है, ए से बी गया, बी से किस की ओर जा रहा है? सी पॉइंट पे जा रहा है। अब देखो, मान लिया कि ये जो ए से बी तक बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर है, और ये मान लेते हैं 4 मीटर। अब आपसे मैं पूछा जाऊं कि इसमें से आप दूरी बताओ, तो दूरी तो ये हो सकती है ए से बी गया, बी से सी गया, इसका मतलब 3 और 4 कितने हो सकती है? 7 मीटर हो सकती है। अगर इसी पे मैं आपसे पूछूं विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, तो क्या विस्थापन 4 और 3 7 होगा? नहीं होगा। क्यों? कि विस्थापन की अपन को डेफिनेशन पता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी। अब सर दो बिंदुओं के बीच में इसमें न्यूनतम संभव दूरी कैसे? कि कोई कण या वस्तु जो ए से स्टार्ट हुई थी वो सी पे जाके अभी रुकी हुई, मतलब स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु कौन सा था उसका? ए, और अंतिम बिंदु कौन सा? सी। इसका मतलब ए से सी तक भी इसकी न्यूनतम संभव दूरी कौन सी है? तो न्यूनतम संभव दूरी ये वाली। अब सर इसको निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब जो विस्थापन होगा वो एसी होगा। कौन सा होगा? एसी। अब सर एसी कैसे निकालेंगे? ये मान लेते कि आपको दे रखा है 90 डिग्री एंगल है, मतलब 90 डिग्री एंगल। अब आप जानते हो 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपने छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय पढ़ी होगी? पाइथागोरस प्रमेय। अब सर पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि जो 90 के सामने वाला होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, और ये आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन को कर्ण निकालना होता है, तो जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या लग जाता है? अंडर रूट। तो क्या बन जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब सिंपल सी भाषा में आपको क्या देख रहे हैं कि आपको एसी निकालना, इसका मतलब कर्ण निकालना। तो सर लंब और आधार कितना? तो लंब दे रखा है आपको 4 का स्क्वायर, प्लस आधार आपको कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, मतलब कितना आया? अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना आता है? 5। मतलब सिंपल सी भाषा में हो गया, एसी जो आपसे पूछ रहे थे वो एसी कितनी मीटर आ गई? 5। इसका मतलब यहाँ पे विस्थापन आंसर कितना मीटर होगा? 5 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विस्थापन आपको निकालना पड़ेगा, और विस्थापन सिंपल सी भाषा में ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम जो संभव दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको जब भी विस्थापन की वो बात करे, कण की विस्थापन पूछे, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल से देखा कि विस्थापन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो, और आपको किसी और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो कि कोई एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, ये मान लेते वृत्त है, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको मैंने रेडियस दे दी r। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु है, वो ए पॉइंट पे अभी प्रारंभिक उसका बिंदु कौन सा? ए। अब देखो ये वस्तु ए से यहां तक मान लेते ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट है, मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि वृत्त द्वारा आर त्रिज्या का एक वृत्त है, 1/4 चक्कर, 1/4 चक्कर। तो सर 1/4 चक्कर कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे जाके ये 1/4 चक्कर होगा, ये 1/4, ये 1/4 और 1/4, मतलब कहने का मतलब ये वस्तु अब कहाँ पहुंच गई है? बी पॉइंट पे। तो
पहले वस्तु कहाँ थी, ए पे, ए से अब कहाँ चलेगी, बी पे। तो अपन को इसके बीच की सीधी सी बात है, 1/4 चक्कर के बाद आपसे मैं पूछ रहा हूँ, दूरी पूछ रहा हूँ, दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, विस्थापन और दूरी देखनी है आपको। तो देखो दूरी कैसे होती है, मैंने कहा दूरी पथ पर निर्भर करती है। इसका मतलब यहाँ से लेके पहले वस्तु यहाँ थी, अब बी पर पहुंची, तो आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है, ये भी आपने पढ़ रखी है, मैं इसमें पढ़ते ही हो। तो वृत्त की परिधि कितनी होती, 2πr, कितनी होती, 2πr। ठीक है। अब सर देखो दूरी, दूरी कितनी है, तो दूरी मैंने कहा था पथ पर निर्भर करती है। तो पूरा वृत्त है, उसकी परिधि पूरी कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी परिधि कितनी होती है, 2πr। कितनी होती, 2πr। अब आपको कितने चक्कर के बाद निकाल, 1/4। तो 1/4 का मतलब 4 का भाग। तो सीधी सी बात है, आंसर कितना आएगा, πr/2। तो दूरी तो इसकी 1/4 चक्कर में कितनी आ गई, πr/2। लेकिन आपको विस्थापन निकालना, विस्थापन में वही कंसेप्ट लग रहा है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी। क्या यहां से लेके ये न्यूनतम दूरी है, नहीं है। तो न्यूनतम दूरी कौन सी, सीधी दूरी ये। अब सर ये कैसे निकालोगे, सेम वही पाइथागोरस प्रमेय की बात होगी कि ये रेडियस आर है, तो ये भी कितनी आर, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है। और ये कौन सा है, कितने डिग्री के एंगल है, 90। तो 90 के सामने वाला वही कर्ण। तो सिंपल सी बात है, विस्थापन निकालोगे तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर होता था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाता रूट के अंदर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें भी सेम कंसेप्ट लग जाएगा। आधार कितना है, आर स्क्वायर, और लंब भी कितना है, आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कितने हो गए, √2r स्क्वायर। ठीक है। अब देखो √2 तो रह जाएगा, और आपको पता है आर स्क्वायर से रूट घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √2r। तो 1/4 चक्कर के बाद दूरी अपने पास पहुंची है πr/2, और विस्थापन कितना आया, √2r। कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूरी और विस्थापन के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और एक इसी के अंदर एग्जाम्पल लेते, 1/4 चक्कर के जगह आपको मैं आधा चक्कर दे दूं, तो फिर क्या परिवर्तन होगा सर, बिल्कुल परिवर्तन होगा। कैसे, आधे चक्कर का मतलब क्या हुआ कि पहले पॉइंट बी बिंदु जो था वो 1/4 पे था। अब आधा चक्कर होगा तो ये वाला पॉइंट वापस कहाँ आ जाएगा, आधे चक्कर के अंदर, मतलब बी बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, अब आपको देखो ए पे था, अब बी पे पॉइंट पे वस्तु घूम के आई, तो इस टाइम में आपने कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन तय किया। तो देखो दूरी के अंदर वही कंसेप्ट कि वृत्त की परिधि कितनी होती थी, 2πr, बिल्कुल 2πr। और आधा चक्कर का मतलब वही बटा 2, तो 2 से 2 कटा, तो कितनी आई दूरी, πr। ठीक है। और विस्थापन कितना आएगा, तो विस्थापन का मैंने क्या बोला था, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी। तो देखो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे आ गया, तो दोनों के बीच की न्यूनतम संभव दूरी कौन सी दिख रही है, ए बी। अब सर ये ए बी क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र होता है, इसका मतलब ये क्या, व्यास। और आप जानते हैं व्यास जो होता है वृत्त की त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। तो इसका मतलब r + r, विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। क्या दूरी और विस्थापन चक्कर जैसे ही चेंज हुई, बिल्कुल होगी। ठीक है। अब तीसरे के अंदर मैं करूं, अगर इसी पॉइंट की जगह आपसे मैं पूछूं कि पूरे चक्कर तय करने में उसकी दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो देखो पूरे चक्कर का मतलब क्या हुआ कि अब जो बी पॉइंट है, पहले स्टार्ट कहां से हुआ था, ए से। अब पूरे चक्कर का मतलब है वापिस वस्तु घूम फिर के वापिस कहां पे आ गई, इसी पॉइंट पे आ गई। मतलब ए और बी पॉइंट क्या है, सेम है। अब सर सेम है तो इसका मतलब दूरी कितनी होती है, तो दूरी तो वही होगी, वृत्त की पूरी परिधि आ रही है, इसका मतलब दूरी तो कितनी होगी, वही 2πr। ठीक है। लेकिन सर विस्थापन कितना होगा, क्या 2πr रहेगा, नहीं। विस्थापन का मतलब मैंने क्या बोला था, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी। अब देखो ए और बी पॉइंट सेम बिंदु पे आ रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में विस्थापन कितना हुआ रखा है, 0। तो इस कंडीशन में विस्थापन कितना होगा, 0। यही मैंने कहा था कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो देख लो आप खुद कि दूरी तो 2π आ रही है, लेकिन विस्थापन कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब दूरी और विस्थापन के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, सबके अंदर डिफरेंस है। वैल्यू के अंदर क्वेश्चन भी देखोगे तो उसके अंदर भी आंसर सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं है कि दूरी का और विस्थापन पूछे ये क्या आंसर होता है। ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना, बेसिकली दूरी और विस्थापन के अंतर्गत कुछ डिफरेंस देखे थे, और इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी। अगला जो टर्म्स है वो है, अपन दूरी से बढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं चाल, और एक टर्म्स है वेग। क्या चाल और वेग
एक जैसे नहीं, जैसे दूरी और विस्थापन अलग थी वैसे चाल और वेग में भी डिफरेंस है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करो तो सिंपल सी बात है, चाल कहलाती है एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वो क्या कहलाती है, चाल। ठीक है, और वेग क्या कहलाता है, वही एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। अब देखो इसमें भी सेम प्रोसेस है, कोई डेफिनेशन पे नहीं जाना है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता था, छोटी क्लास में पढ़ी थी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, और जो वेग है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। डेफिनेशन में मैंने यही लिखा कि एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। जैसे जैसे चाल पढ़ते थे वहां दूरी बटा समय, तो यहाँ वेग में हो जाएगा विस्थापन बटा समय, मतलब वहां दूरी आती थी वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विस्थापन। क्या दूरी और विस्थापन एक जैसा होता है, नहीं होता। तो फिर क्या चाल और वेग एक जैसा होगा, नहीं होगा। तो आपको बेसिक ये याद रखना, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, पता ही। तो वेग क्या होता है, जब भी वेग वेलोसिटी निकालने का पूछे तो सीधी सी बात है विस्थापन का समय में, विस्थापन में समय का भाग दे देंगे। दूसरी, चाल जो होती है वो कैसी राशि होती थी, अदिश राशि। कैसी, अदिश राशि। और वेग जो होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। ठीक है, तो मेन ये डिफरेंस है कि चाल दूरी बटा समय, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। जैसे इक्वेशन के अंदर विस्थापन दे रखा है, समय दे रखा है, तो विस्थापन में समय का भाग दे दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। ठीक है, और ये चाल होती है वो अदिश, और वेग है वो कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, अब देखो इसी के अंतर्गत एक मिलता जुलता वर्ड आता है त्वरण। ये कल अपन ने जब सदिश और अदिश पढ़ी थी उसके अंदर ये वर्ड आए थे, और मैंने कहा था जब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इन टर्म्स के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, अगली ये त्वरण। अब सर त्वरण क्या होता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। अब सर सिंपल सी भाषा में डेफिनेशन नहीं रटनी है, सीधी सी बात है, त्वरण जब भी आएगा वेग में परिवर्तन की दर का मतलब है वेग में किसका भाग दे दो, समय में। तो जैसे ही वेग में समय का भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। ठीक है, अब देखो तीनों को अपन तीन टर्म्स पढ़े थे, चाल वैसे आप जानते हो, लेकिन अपन तीन नए टर्म्स पढ़े फिजिक्स की भाषा में, उसको देखो इंटरलिंक करते हैं। एक पढ़ा था विस्थापन, क्या पढ़ा था, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या होता था, बिल्कुल एग्जांपल से समझा था कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी। तो सर विस्थापन का अपन मात्रक भी बात करें, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब वही बात सर मीटर क्यों, किलोमीटर क्यों नहीं होती, तो एसआई पद्धति की बात करें, एसआई के अंदर हमेशा मीटर में ही रखेंगे अपन। ठीक है, दूसरी वेग। ठीक है, वेग क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखो वेग में क्या करना है, विस्थापन का इंटरलिंक करो, याद रखने की कोशिश करो तो हो जाएगा। देखो वेग में क्या करना है, जो विस्थापन है उसमें समय का भाग दे दो, तो क्या निकल जाएगा आपके पास, वेग। अब सर इसकी मात्रक की बात करें तो देखो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मात्रक कभी रटने नहीं होते, फिजिक्स में इतने मात्रक होते हैं कि रटा नहीं जाता है। फॉर्मूला याद है आपको, कंसेप्ट याद है तो अपने आप मात्रक निकाल दोगे, और एग्जाम में सवाल मात्रक पे भी आता है, निम्न में से कौन सा वेग का मात्रक। ठीक है, तो देखो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब ये मत कहना सर घंटा क्यों नहीं होता है, अपन पढ़ चुके हैं ऐसा ही पद्धति। ठीक है, तीसरा है त्वरण। अब सर त्वरण क्या होता है, कुछ नहीं, देखो विस्थापन में समय का भाग दे दिया तो वेग आ गए, तो वेग में समय का भाग दे दो, किसमें, वेग में समय का भाग दे दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, त्वरण। अब सर वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, और ध्यान रखना समय का और सेकंड, तो सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन मात्रक बेस भी आते हैं, तो सीधी सी बात, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी, वेग पूछो तो विस्थापन में समय का भाग दे दो, त्वरण पूछो तो वेग का समय में भाग दे दो, और मात्रक पूछूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक के अंदर आपको विस्थापन का पता है कि मीटर होती, तो मीटर होता है, मीटर में समय का सेकंड होता है, तो भाग दे दो तो अपने आप आ जाए। तो तीन टर्म्स हो गए, विस्थापन, वेग और त्वरण। अब देखो इसको फिजिक्स की भाषा में शॉर्ट टर्म्स में लिखा जाता है, विस्थापन को ध्यान रखना एस से लिखा जाता है, स्मॉल एस, और वेग की बात आती है तो स्मॉल वी से लिखा जाता है, और त्वरण की बात आती है स्मॉल ए से लिखा जाता है।
वो टर्म्स के अंदर है, तो आपके अब इतना अपन के काम नहीं आएगा। अब देखो इसके ऊपर थोड़ा सा इक्वेशन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं जो वेग है, मान लो मैंने वेग आपको दे दिया, वेग जो है वो आपको दे दिया 360 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग कितना है 360 मीटर प्रति सेकेंड, और इसमें लगने वाला समय आपको दे दिया 1 मिनट। क्या दे दिया 1 मिनट। तो आपसे मैं पूछूंगी इसका त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी देखा था कि विस्थापन में वेग का भाग देते थे, सॉरी विस्थापन में समय का भाग देते थे तो क्या आ जाता था वेग, और त्वरण में क्या करते थे वेग में समय का भाग दे दो, तो त्वरण बराबर क्या होता था वेग बटा समय। तो वेग कितना दे रखा है 360, समय कितना 1 मिनट, रख दे क्या 1 मिनट, नहीं रख सकते। क्यों, गलती क्या है इसमें, तो मैंने कहा था 3 चीजें राशियां तो आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, जब जब द्रव्यमान की बात करेंगे किलोग्राम में, जब जब लंबाई दूरी विस्थापन की बात करेंगे मीटर में, और जब जब समय की बात करेंगे वो सेकंड। अगर जैसे ही आपने क्वेश्चन के अंदर 1 रख दिया तो आंसर आ जाएगा आपके 360, और ऑप्शन के अंदर 360 पहले ही ऑप्शन के अंदर आपके अवेलेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अपन को पता है कि समय हमेशा किस में रखते हैं सेकंड में, तो यहाँ 1 नहीं रखना है, तो 1 मिनट दे रखा है, इसका मतलब सेकंड कितने हुए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो बट्टे में कितना रखोगे 60। तो जैसे 1 0 से 1 0 और 6 की टेबल से घटा कितना आया 6, मतलब 6, और मात्र क्या होता है त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण आपके पास कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड। देखो एक ऑप्शन के अंदर 360 आ रहा था और दूसरे के अंदर कितना है 6, ठीक है। तो मात्रक की बेसिक विशेष ध्यान रखोगे, समय की बात करेंगे अपन सेकंड में रखेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे किलोग्राम में रखेंगे, और लंबाई की बात करेंगे या दूरी विस्थापन की बात करेंगे वो मीटर में रखेंगे, ठीक है। तो अपन ने बेसिकली आज की क्लास के अंदर कुछ टर्म्स पढ़े थे, दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल लेके समझे थे। उसके बाद वेग और चाल में अंतर पढ़ा था, ठीक है, उसके एग्जाम्पल पढ़े, और उसके बाद त्वरण पढ़ा था, और तीनों को इंटरलिंक करने की कोशिश की कि सिंपल सी भाषा में देखो दूरी से आप वाकिफ हो, सुना भी होगा, मैथ्स में पढ़ा था, छोटी क्लासों में पढ़ा भी है, और चाल भी पढ़ी होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। लेकिन 3 नए टर्म्स है आज की क्लास में। एक तो विस्थापन, सिंपल सी बात है, कोई डेफिनेशन नहीं रखनी है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम संभव दूरी, ठीक है। उसके बाद वेग, तो विस्थापन में समय का भाग दे दो वेग आ जाएगा, और त्वरण तो वेग में समय का भाग दे दो तो त्वरण आ जाएगा, और विस्थापन में समय का भाग दे दोगे तो आपके पास वेग आ जाएगा, ठीक है। मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक मीटर, और वेग की बात करें तो मात्रक क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण की बात करें तो मात्रक क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगली क्लास में और इसी टर्म्स पे बात करने के बाद अपन टॉपिक पे पहुंचे, क्योंकि जैसे भी फिजिक्स का टॉपिक बात करेंगे अपन, ये विस्थापन है, वेग है, त्वरण, ये 3 टर्म्स तो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो मैंने कोशिश की पहले इस वर्ड से वाकिफ हो जाओगे, इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या हो जाए, तो उसके बाद आपको आगे की जब लेक्चर पढ़ेंगे उसमें सहूलियत महसूस होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।